हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। लास्ट 9 चैप्टर के आप लोगों का रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ। जितना आप लोगों का इम्पोर्टेंट था वो पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। और पूरा डिटेल में तो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक है जो पूरा डिटेल में समझना है, पढ़ना है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और सारे जो टॉपिक आप लोगों को नहीं आए उसका पूरा पार्ट वहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का जो कि रिवीजन में है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। यहाँ से आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना आप लोगों को करना है, मोस्टली हम लोग यहीं पर यही पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ पर आ जाता है कि आप लोगों को यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ की, जो हेल्थ की एक डेफिनेशन होती है, उसकी हेल्थ की उसकी डेफिनेशन आ जाती है 2 मार्क्स की। तो सिंपल आप लोगों को जो डेफिनेशन करनी है वो यहाँ से करनी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is defined as the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. That is health. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ से कर लीजिए। अगर शॉर्ट में बात करें, शॉर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आप लोगों से पूछा जाए। देखिए, हमेशा कोई भी किसी चीज की डेफिनेशन या लॉ माना जाता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी साइंटिस्ट या किसी के थ्रू दिया जाता है, तो वही हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर WHO के थ्रू जो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है वो ये है, और यही आप लोगों को एग्जाम में लिखनी है। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पूरा काट दीजिए। नथिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऑल्सो दिस नथिंग। नेक्स्ट इम्यूनिटी पे मूव करते हैं डायरेक्टली। यहाँ से जितना आ सकता था वो सिर्फ यही था कि हेल्थ की डेफिनेशन कर लीजिए, नथिंग एल्स। यहाँ से कुछ नहीं पूछेंगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ से आप लोगों का नेक्स्ट आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वही है। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही आ जाती है, इम्यूनिटी डिफाइन करने के लिए दे देंगे। The term immunity has traditionally referred to as the resistance exhibited by the host towards injury caused by pathogens and their products. सिर्फ इतना कर लीजिए, that is immunity. Immunity तो जानते हैं ना कि हमारी बॉडी में काफी सारे पैथोजेंस से और इंजरी से बचाने के लिए हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इम्यूनिटी कहते हैं। 2 मार्क्स की डेफिनेशन इनफ है, नथिंग एल्स। अब यहाँ पर आप लोगों को जो मेन पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर, consequence of immune response which is entirely concerned with the reaction of the body against any foreign antigen। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इम्यून जो रिस्पॉन्स करता है वो एक्चुअली में किसके अगेंस्ट करता है, वो हमारे फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो गया। नेक्स्ट, इम्यूनिटी इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर इन इंग्लैंड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, किसने स्टार्ट करी थी? एडवर्ड जेनर ने स्टार्ट करी थी, इंग्लैंड में स्टार्ट करी थी। Now he developed a cowpox vaccine for the protection against the attack of smallpox। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अगेन किसके अगेंस्ट? स्मॉलपॉक्स यानी कि वायरस काउपॉक्स में हुआ था। हम लोग जो हम लोग की स्टडी होती है इम्यून सिस्टम की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, नथिंग एल्स। बड़ा बाकी का इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इम्यून सिस्टम का, दैट इज बॉडीज ओन सेल्स एंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स इन्वेडिंग सेल्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरीके से 2 तरीके से डिवाइड है। एक होता है बॉडीज ओन सेल्स, एक होता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स या इन्वेडिंग सेल्स। 2 तरीके से वर्क करता है हम लोग का, एक बॉडी सेल्स और दूसरा इन्वेडर्स, राइट। Any foreign substance invading body and capable of stimulating an immune response is called antigen। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी कोविड का। आप लोगों को कोविड की वैक्सीन लग रही है, क्यों लग रही है? कोविड की वैक्सीन क्या कर रही है, हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम डेवलप होना चाहिए टू फाइट विथ कोरोना, वो हमारे में डेवलप कर रही है, राइट। दैट इज इन्वेडिंग, बाहर के कोविड, जो डेड कोविड है उसको हमारी बॉडी में इन्वेड किया जा रहा है, वो हमारी बॉडी में इम्यून क्या कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। और हमारे इम्यून सेल्स जब प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। अभी क्या था? एंटीजन। एंटीजन क्या है? जो हमारी बॉडी में इन्वेड किया गया, दैट इज कोविड वैक्सीन, राइट, जो कोरोना से फाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस एंटीजन ने क्या किया, हमारी बॉडी में अंदर जाके एंटीबॉडीज बनाई। अब एंटीबॉडीज क्या करेंगी, हमारे अंदर जो भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर होंगे कोरोना के, उससे फाइट करेंगे। हमारी इम्यूनिटी भी हम लोगों की 2 तरीके की होती है। एक होती है आप लोगों की इनबॉर्न यानी कि इनहेरिटेड इम्यूनिटी, एक होती है आप लोगों की यहाँ पर एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनहेरिटेड का मतलब समझ में ही आ रहा है ना, जो हमें अपने माँ बाप से मिली। सिंपल, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल या तो 2 मार्क्स में लिख देंगे,
राइट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो आप उसको डिफाइन करके लिख दीजिएगा, आई मीन उसको डिवाइड करके। एक होती है इनहेरिटेड, एक होती है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड सबसे पहले अगर आप लोग को लिखने के लिए दे दी, दैट इज व्हाट इज इनहेरिटेड या इनबॉर्न इम्यूनिटी, ऐसी जो कि हम लोग की जेनेटिक है। मुझे यहाँ पे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बात है आप लोग को इतना समझ में आ रहा है कि हम लोगों में इनहेरिटेड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो ऑलरेडी हमारे बर्थ से हमें मिलती है, वही होती है जेनेटिक मेकअप होती है, राइट। इतना समझ में आ गया। ये नॉन इट इंडिकेट, इसके अलावा ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा लिखने के लिए नहीं आएगा। कितना लिखने के लिए आएगा, आप लोगों को सिर्फ डिफाइन पूछेंगे कि इनहेरिटेड इम्यूनिटी कौन सी होती है, डिफाइन कीजिए। आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल possesses by virtue of his or genetic makeup। 2 मार्क्स का है। इसके अलावा आप लोगों का इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछा जाएगा वो बता देती हूँ। The innate immunity compromises the various types of barriers which prevent entry of foreign agents into the body। ये जो हमारी inherited immunity है, हमारे काफी सारे टाइप्स के बैरियर्स बनाती है हमारी बॉडी सरफेस पर, ताकि जो फॉरेन सब्सटेंस हैं, एजेंट्स हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। पहला सरफेस होता है एपिथेलियल सरफेस, यानी कि हमारी बॉडी पर स्किन और म्यूकस की कवरिंग होती है, जो कि हमारे बॉडी से अंदर, बॉडी के अंदर स्किन के अंदर क्या होता है, स्किन एक तो इंटैक्ट होती है, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लोज्ड होती है, प्लस उसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग है, प्लस एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग है। अब इतनी सारी कवरिंग होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथ पैर से कभी भी हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों की जो पूरी स्किन होती है उसमें सेबेशियस सेक्रीशंस होता है और लॉन्ग चेन बनती है फैटी एसिड्स की, जो हमारे बैक्टीसाइडल और फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, यानी कि बैक्टीरिया और फंजीसाइड से लड़ने में हेल्प करती है। यहाँ तक कितना कर लिया। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें म्यूकस की, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। नोज में हम लोगों के जितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एंट्री को रोकता है, ये तो पता है ना आप लोगों को, ऑलरेडी आप रेस्पिरेशन सर्कुलेशन में पढ़ के आए हो। म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस क्या कर रहा है, नोज के थ्रू हम लोग के बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर, उनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक रोकता है, होता है कि नहीं होता है। एंड यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग जो होती है एपिथेलियम की, फिर उसके बाद अगेंस्ट अगर सपोज करो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ के म्यूकस को क्रॉस करके अंदर भी पहुंच जाता है, तो अंदर भी होती है फेरेंक्स पे, फेरेंक्स पर भी म्यूकस की कवरिंग होती है, वहां से तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अंदर जाता ही नहीं है, वो कफ की फॉर्म में आ जाता है और कफ हमारी बॉडी से आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाता है। इतना समझ में आया। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ क्या नहीं करना है। यहाँ से ये वाला पॉइंट कर लीजिए, दैट स्पर्माइन एंड जिंक प्रेजेंट इन सीमेन आर एंटीबैक्टीरियल। सीमेन होता है यानी कि जो स्पर्म होता है, जो कि सीमेन है, सीमेन के अंदर स्पर्माइन और जिंक की प्रेजेंस होती है, जो कि एंटीबैक्टीरियल ऐसा काम करता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एक होते हैं हम लोग के एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज, अभी एपिथेलियल सरफेस पढ़ दिया। अब दूसरा रहता है हमारे बॉडी में ऑलरेडी ब्लड और टिश्यूज में एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं। As we know that more than 30 serum proteins circulating in the blood in an inactive state। हमारे ब्लड में कितने सीरम प्रोटीन के पूरा सर्कुलेट करते हैं, 30 करते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, ये हो जाते हैं एक्टिव। कॉम्प्लीमेंट कैस्केडिंग टू एलिमिनेट पैथोजेंस, एक्टिव हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैस्केडिंग जिसे बोलेंगे। अभी हमारे पैथोजेंस को क्या करेंगे, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये सॉल्युबल प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं वायरल सेल्स पर, हमारे जो ब्लड में पूरे मिक्स हो चुके हैं, एंड देन हमारे वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का एक एनहांसर दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए। एनहांसर में कंजक्टिवा होता है, दिस वन आई के ऊपर जो लेयर होती है दैट इज कंजक्टिवा, राइट। इसके अंदर लैक्रिमियल सेक्रीशन होता है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। हमारे आंखों खुली रहती है, आंखों के अंदर क्या है, पूरी एयर जा रही है, डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती है हमारी आंखों को, ये तो पता ही है। अब इस ऑक्सीजन के साथ साथ काफी सारे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, तो माइक्रोब्स हमारे आंखों में ना जाए इसके लिए लैक्रिमल सेक्रीशन होता है इस पूरे कंजक्टिवा पर, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं पर रोक देती है, और फिर जो हम लोग का ये थोड़ा सा वाइट कलर का कुछ निकलता है, दैट इज कि हम लोग के एयर के साथ जितने भी वहां पर
और जितनी भी चीज अंदर गई वो सब यहीं पर इकट्ठी हो गई आउट ऑफ द आइज, बाकी ये अंदर नहीं जा पाई। गॉट इट। एक होती है हम लोगों की सेलुलर फैक्टर्स इनेट इम्यूनिटी, यहाँ पर सेलुलर फैक्टर का बताया गया है दैट इज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स इज मीडिएटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय फैगोसाइटिक सेल्स। आप लोगों को पता है ना हमारी बॉडी में फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स ये सब कहते हैं। ये होते हैं सेलुलर फैक्टर्स, यानी कि हमारी बॉडी में खुद के व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि बात करें तो जैसे कि इसमें आप लोगों का फेगोसाइटिक सेल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, ये सारे सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, खा जाते हैं। खा जाते नहीं, कर जाते हैं। और सबसे पहले जो फेगोसाइटिक सेल्स डिस्कवर किए थे वो मैटकिनस ने किए थे, 1882 में किए थे। इन लोगों ने इनको माइक्रोफेजिस या मैक्रोफेजिस के नाम से ग्रुप्ड किया था। लिम्फोसाइट्स जो कि एक नेचुरल किलर माना गया है हमारे बॉडी के अंदर, ये वायरल इन्फेक्शन, ट्यूमर, हर किसी से हमें डिफेंस करता है। एक होता है हम लोगों का फीवर, हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एक्चुअली ये एक इन्फेक्शन का साइन है कि हमारी बॉडी में कोई माइक्रोज पैथोजेंस हैं जो हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं, और हमारी ब्लड में जो भी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स हैं, उन पैथोजेंस को पूरी तरीके से हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो जब ये डिस्ट्रॉय वाली प्रोसेस चल रही होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उस टाइमिंग पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम लोग फीवर बोलते हैं। तो फीवर कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पर फीवर आना अच्छी बात है। तो फीवर आने से क्या हो रहा है, यहाँ पर फीवर आने से ये पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन है उनको मारने के लिए हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। दैट्स वाई हमारी बॉडी में फीवर है। सो फीवर अच्छी बात है, महीने में एक बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक होता है एक्यूट फेज प्रोटीन। देखिए हम लोग की क्या होता है, कभी इंजरी होती है, इंजरी में क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लोग की इंजरी होती है तो वहां पर प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन हो जाती है। जैसे सपोज करो इतने बीच में चोट लग गई है, तो इतने बीच में जो प्लाज्मा प्रोटीन है वहां पर कंसंट्रेशन हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है वहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। इसके अंदर सीआरपी होता है, यानी कि रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये हमारे प्रोटीन जो प्रोटीन है वो अल्फा 1 एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम, एमाइलोपी सबको बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वहां पर इंजरीज के जो टिश्यू है उनको रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। ये हमारे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं हमारे बॉडी में। दूसरी होती है हम लोगों की एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो सब लोगों को पता ही है, जो हम अपनी लाइफ टाइम एक्वायर्ड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कोविड का ही देना चाहूंगी। देखो हमारी बॉडी में कोल्ड के लिए सिंपल जो डिसीज होती है, जैसे कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, सिंपल जो डिसीजेज होती हैं उनसे फाइट करने के लिए तो हमारे इनहेरिटेड इम्यूनिटी होती है, जो इनहेरिटेड इम्यूनिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि कोरोना, उसकी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली वैक्सीन लगवा रहे हैं, लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं, एक्सटर्नली वैक्सीन लगवा रहे हैं। और जब वैक्सीन लग रही है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है टू फाइट विद कोरोना। दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, जो हमने अपने पूरे लाइफ टाइम में एक्वायर्ड किया, चाहे एक्सटर्नली किया चाहे अपने आप किया, लेकिन एक्वायर्ड किया, वो जन्म से नहीं मिली हमें। जैसे कि सपोज करो किसी को टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, अगर उसको फर्स्ट स्टेज पर पता चल गया कि मुझे यहाँ पर क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, अब ट्यूबरक्लोसिस की जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में नहीं होती है बिल्कुल भी। अब ऐसे टाइमिंग पर क्या होगा यहाँ पर कि हम लोग कुछ दवाइयाँ लेंगे या फिर अपना कुछ देसी इलाज करेंगे। इंडिया में तो वैसे भी देसी इलाज चलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे 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 करके हमारी बॉडी ने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए एक इम्यूनिटी डेवलप्ड कर ली। इस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब दोबारा से ट्यूबरक्लोसिस की कुछ बैक्टीरिया एंटर करने की कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी तुरंत उन बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, अपना अटैक कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी आ चुकी है, एक्वायर्ड हो चुकी है। दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें भी टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक, डायवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन। स्पेसिफिक में है जो कि हमारी बॉडी की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है, जैसे हम टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में पैथोजन से फाइट करने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा डाइवर्सिटी की बात करें, दैट इज वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में देखो बहुत तरीके के फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत तरीके के पैथोजेंस होते हैं।
होते कि नहीं होते, नए नए तरीके के आते रहते हैं दिन पे दिन जैसे ओमिक्रॉन, यानी डेल्टा वेल्टा के आ चुके हैं, तो डाइवर्सिटी है। तो हमारी बॉडी में भी हर एक डाइवर्स पैथोजन से फाइट करने के लिए भी अलग अलग इम्यूनिटी की प्रेजेंस होती है। एक होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी जब सेल्फ से फाइट करेगी तो बॉडी सेल्स यानी कि सेल्फ, और जब फॉरेन पार्टिकल से फाइट करेगी दैट इज नॉन सेल्फ, दैट इज अलग हो गए। एक होती है मेमोरी। मेमोरी का सिंपल मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया सपोज करिए कि किसी को मशरूम से एलर्जी नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। सपोज करो कि किसी को कोल्ड हुआ, चलो पहली बार कोल्ड हुआ है उसको, ठीक उसके बॉडी के अंदर कोल्ड की इम्यूनिटी नहीं थी, कोल्ड की इम्यूनिटी नहीं थी। अब उसको क्या हुआ, कोल्ड हुआ, उसने दवाइयां वगैरह ली, कुछ देसी इलाज करे, तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी क्या हो गई, एक्वायर्ड हो गई, डेवलप्ड हो गई कोल्ड के लिए। ठीक, जब उसको पहली बार कोल्ड हुआ तो उसको 1 वीक तक रहा। कितने टाइम तक रहा उसको, 1 वीक तक रहा। इस 1 वीक में उसकी बॉडी ने इम्यूनिटी को एक्वायर्ड किया ताकि वो कोल्ड जो वायरस है उससे लड़ सके। ठीक, अब वो ठीक हो गया 1 हफ्ते के बाद। अब उसे क्या हुआ, 1 साल बाद फिर से कोल्ड हो गया, 1 साल बाद उसको फिर से कोल्ड हो गया। अब इसका कोल्ड 2 दिन में ठीक हो गया या लास्ट 3 दिन में ठीक हो गया मैक्सिमम। क्यों हो गया जल्दी ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोल्ड की इम्यूनिटी डेवलप्ड हो चुकी थी। हमारे कोल्ड के जो इम्यूनिटी वाले सेल्स थे उसके पास मेमोरी थी, मेमोरी मतलब याद थी कि भाई इसको 1 साल पहले कोल्ड हुआ था और मैंने इस अपने सेक्रीशन से इस कोल्ड के वायरस को मार दिया था, राइट। अब इसको दोबारा कोल्ड हुआ है, मतलब इसको वही बीमारी हुई है, तो मुझे इसको बचाने के लिए वही अपने सेल्स को रिलीज करना पड़ेगा ताकि वो वायरस मर जाए। तो उसको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या है, उस सेल्स की जानकारी है जो इसके कोल्ड के वायरस को क्या करेंगे, मारेंगे। दैट इज मेमोरी। गॉट इट। अब यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप की होती हैं, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सिंपल है ये डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स as a result of an antigenic stimulus. It is also known as adaptive immunity. Active immunity का मतलब है कि हमें कोई बीमारी हुई या कोई भी डिसीज हुई, उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी ने क्या किया, अपनी एंटीजन बनाना शुरू किया, अपने बॉडी में उस इम्यूनिटी को डेवलप्ड करना स्टार्ट कर दिया। ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। कहते हैं ना, एक समय पे एक्टिव हो गया। सपोज करो अभी तक आपके पास कोई काम नहीं था, आप लोग 2 साल से क्या कर रहे थे, बड़े आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अचानक से अब आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम देने हैं, यू विल बिकम एक्टिव। आप एकदम एक्टिव हो जाओगे ना, अब जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करोगे, सारी चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दोगे। दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। कि अभी तक हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज कुछ भी नहीं था, अब अचानक से कोल्ड हो गया या कोई भी डिसीज हो गई, कोरोना हो गया, अब हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्टिव हो जाएगी, उस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देगी। एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव 2 तरीके की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जब हमारी बॉडी अपने आप बनाए, हमने कोई दवाई नहीं ली, हमारे अंदर अपने आप ही वो इम्यूनिटी क्या हो गई, डेवलप्ड हो गई, बन गई। ठीक, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इतने सारे सेल्स हैं। ये हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको परखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, फिर उसको मारने के लिए अपनी तरकीब बनाते हैं, उसी को तो इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एक होती है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब जो हमारी बॉडी में हमने कोई दवाई नहीं खाई। सपोज करो कोल्ड हो जाता है ना सिंपल, तो हम लोग दवाई नहीं लेते हैं, आपको पता भी होगा, हम लोग दवाई नहीं लेते हैं, अपने आप ठीक है 2-3 दिन में चला जाएगा, पड़े रहो ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, कोल्ड क्या है, ज्यादा बड़ी तो है नहीं है, अपने आप ही हमारी बॉडी ने क्या किया, उस कोल्ड के वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करी, उसको मार दिया, 3 दिन में ठीक कर दिया। दैट इज नेचुरल। एक होती है आर्टिफिशियल, समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल का मतलब है जब आप लेते हो वैक्सीन, राइट, लाइक कोरोना। कोरोना में क्या हो रहा है कि सब लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ रही है, बिना वैक्सीन के कोई नहीं रह रहा। क्यों नहीं रह पा रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से उस कोरोना से फाइट करने के लिए इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पा रही है, इसीलिए भाई वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। वैक्सीन फिर भाई हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को डेवलप करेगी। जैसे पोलियो की वैक्सीन लगती है, बीसीजी की लगती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी को हमारी बॉडी डेवलप नहीं कर सकती बाय नेचुरल वे।
So we have to take artificial vaccine to develop our immunity in our body to fight these types of diseases. Got it student? चलिए अब यहाँ पर पैसिव आते हैं, अभी एक्टिव पढ़ी, अब पैसिव पढ़ते हैं। पैसिव का मतलब है that acquired when ready-made antibodies are received by the body cell, that is body cells do not take any active part in the production of immunity. अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों की जो बॉडी है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में एक्टिव पार्ट के मतलब जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ पैसिव इम्यूनिटी में कि पैसिव इम्यूनिटी में भी क्या हो रहा है, बॉडी में इम्यूनिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को क्या है, और इम्यूनिटी चाहिए होती है भाई, ज्यादा डेंजर वायरस बैक्टीरिया आ गया तो हमारी बॉडी को और इम्यूनिटी चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं स्पेशली वो और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट एक्टिव है ही नहीं। पैसिव का मतलब समझते हो ना, आप पढ़ते हो ना एक्टिव पैसिव, एक्टिव मतलब एक्टिव, पैसिव मतलब ढीले ढाले हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एक्टिव है ही नहीं, ये तो मतलब होता है पैसिव का। तो यानी कि हमारी बॉडी में पहले से इम्यूनिटी है, चलो ठीक है, हर किसी की होती है, लेकिन हमारी बॉडी को और इम्यूनिटी की जरूरत है टू फाइट विद डेंजर, कोरोना और अदर टाइप्स ऑफ डिसीजेस, लेकिन हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है और इम्यूनिटी को बनाने के लिए, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी ऑलरेडी हमारी बॉडी में है ना उसी से काम चलाना पड़ेगा, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब ये भी दो तरीके की होती है, नेचुरली भी होती है, आर्टिफिशियली भी होती है। नेचुरली समझ लीजिए, नेचुरली मतलब बिफोर बर्थ मैटरनल एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस। ऑब्वियस ही बात है, जब बेबी मदर की उसमें होता है, वोम में होता है, तो मदर की जो एंटीबॉडीज हैं बर्थ से ही बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर कैसी हो गई है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। बच्चे के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स थे उसने इम्यूनिटी के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करा ही नहीं, एक्टिवनेस दिखाई ही नहीं, बस मदर से जो एंटीबॉडीज मिली, आई मीन टू से इम्यूनिटी मिली, बस उसी से अपना काम चला रहा है, उसने उसके खुद के सेल्स ने इम्यूनिटी डेवलप्ड नहीं करी, तभी तो पैसिव है। अब नेचुरल है, नेचुरल मतलब जो ऑलरेडी मदर से मिली है, दैट इज नेचुरल। एक होती है आप लोगों की आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में सिंपल आप समझ सकते हो, इंजेक्टिंग, यानी कि हमारी बॉडी में क्या है यहाँ पर कि जैसे कि सपोज करो कोई डिसीज हुई, हमारी बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी है, लेकिन वो इम्यूनिटी क्या है, फाइट नहीं कर पा रही उस वायरस या बैक्टीरिया से, और हमारी जो ऑलरेडी सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल्स वो और इम्यूनिटी बना नहीं रहे हैं क्योंकि पैसिव है, एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है वायरस उस बैक्टीरिया से, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ऑब्वियस सी बात है इंजेक्शन लगेगी। अब इंजेक्शन गए तो इंजेक्शन में जितनी इम्यूनिटी थी, यानी कि हमारी बॉडी की कुछ थी, इंजेक्शन से कुछ और इम्यूनिटी मिल गई, अब वो दोनों इम्यूनिटी मिलके हमारे वायरस या बैक्टीरिया से फाइट करेंगी, देन हमको ठीक कर देंगी, लेकिन हमारे खुद के सेल्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा इम्यूनिटी बनाने के लिए, आर्टिफिशियली नहीं पड़ी, दैट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ऑब्वियसली नो दैट हमारे इम्यून सिस्टम में काफी सारे सेल्स होते हैं, मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं हम लोग के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लिम्फोसाइट्स आप लोग जानते हैं मेन सेल्स कहा जाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, जो कि हम लोग के व्हाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट है, राइट। ये हमारे जो अदर ब्लड कॉर्पुलस होते हैं उसी की तरह होते हैं, स्टेम सेल से अराइज होते हैं, होम्योसाइटोब्लास्ट होते हैं, ये फीटस के लिवर में और एडल्ट के बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस इसके अलावा हो सकता है पूरा पैराग्राफ दे दे लिखने के लिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने बन गए, इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स होते हैं, स्टेम सेल से अराइज होते हैं, होम्योसाइटोब्लास्ट होते हैं, फीटस के लिवर में और एडल्ट के बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके अलावा इनमें डिफ्रेंशिएशन भी होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब एक तो हमारे टॉन्सिल्स में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग एसोसिएटेड बुर्सल लिम्फोसाइट टिश्यूज भी कहते हैं इनको, और इसके अलावा बुर्सल बी लिम्फोसाइट्स भी कह देते हैं।
और दूसरे होते हैं हम लोगों के टी लिम्फोसाइट्स। मतलब लिम्फोसाइट्स का भी डिफरेंशिएशन है, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं आप लोग के टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे थाइमस ग्लैंड्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं टी लिम्फोसाइट जो स्पेशली हम लोगों के ब्लड और लिम्फ में प्रेजेंट रहते और है और हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, ये सर्कुलेट करते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स होती है, पढ़ाई होगा। लिम्फ नोड्स में क्या करती है, हमारी जो लिम्फ होती है, लिम्फ पे छोटी छोटी गांठें प्रेजेंट रहती है नोड्स, उनमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है उसे फाइट करते हैं। B lymphocytes and T lymphocyte, they are antibody mediated immune system and cell mediated immune system, and both the immune system need antigens to come into action। और दोनों immune system को किसकी जरूरत होगी, एंटीजन की जरूरत, तभी एक्शन करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे, उन्हें क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के एंटीजन के रिस्पॉन्स की। जब कभी भी हमारे टी लिम्फोसाइट्स एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे, ये यहाँ पे दे फॉर्म्स क्लोन्स ऑफ टी सेल्स विच आर सिमिलर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि टी सेल्स का क्लोन बना लेंगे एंड अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स अगेन 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हेल्पर टी सेल्स। कौन से होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं। दे प्रोड्यूस लिम्फोकिन्स for several types of functions like proliferation of other T cells, stimulation of B lymphocytes, macrophages। यहाँ पर T lympho helper T cells में क्या अगर देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोगों को T lymphocytes का पूछ लेंगे मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में सबसे पहली बात यही आती है आप लोगों की कि इसमें क्या करते हैं, जब कभी भी एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, टी सेल्स का क्लोन बना लेंगे, लेकिन अलग अलग फंक्शन करेंगे। अभी टी लिम्फोसाइट्स भी 4 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स सबसे पहली बात क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोकिन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है, लिख के आ सकते हैं। दूसरे होते हैं आप लोगों के किलर टी सेल्स, जिसको हम लोग साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी में जो भी माइक्रोब्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उन पर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। किलर डायरेक्ट मार दे, किलर का मतलब होता है जो मार दे। किलर कौन होता है, जो मार दे। तो हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, उनको मार देते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल से बाइंड कर लेंगे और उनके ऊपर एक सेक्रीशन करते हैं परफोरिन्स का। एक तरीके से उनके तरीके लिए उन माइक्रोब्स के लिए क्या है, ये परफोरिन जहर है, जहर है ना, और जहां जहर आएगा वहां तो सब मर ही जाएंगे। कट इट, इसीलिए इसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। उसके सेल के अंदर जहर रिलीज कर देंगे माइक्रोब्स के अंदर, वो मर जाएगा। एक होते हैं आप लोगों के सप्रेसर टी सेल्स। ये क्या करते हैं हम लोगों के, सप्रेस एंटायर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट अटैक ऑन देयर बॉडी सेल्स। यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। सप्रेटर टी सेल्स क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और हमारी पूरी बॉडी में जितना भी इम्यून सिस्टम है सब पे अटैक कर देंगे। कहीं तो कोई निकल के आएगा, हाँ, पूरा माइक्रोब हमारी बॉडी में कहीं तो निकल के आएंगे, जहां निकल के आएंगे वहीं घुस के मारेंगे, वही वाला हिसाब है। एक होता है हम लोग के मेमोरी टी सेल्स, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे सपोज करिए कि प्रेजेंट टाइमिंग पर हमें कोई डिसीज हुई और उस डिसीज से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी बन गई। इम्यूनिटी बन गई, अब हम ठीक हो गए। अब अगेंस्ट अगली साल, दूसरी साल, कभी भी फ्यूचर में हमें दोबारा से वही बीमारी हुई तो हमारे जो टी सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स वाले टी सेल्स हैं, उनके पास मेमोरी है कि भाई ये बीमारी इसको 4 साल पहले हुई थी और मैंने इसको ऐसे खत्म किया था। उसके पास मेमोरी है कि अब भी इसको ऐसे खत्म करना है, दैट इज मेमोरी टी सेल्स। गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग बात करें बी लिम्फोसाइट्स की, वही चीज है। अगेन जैसे ही हम लोगों के एंटीजन और हेल्पर टी सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक, ये यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स का क्लोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्लोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी फ्लूइड में स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि ब्लड हुआ, लिम्फ हुआ, राइट। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे जितने भी सेल मेम्ब्रेन और या सेल मेम्ब्रेन के साथ या तो बाइंड कर लेते हैं या फ्री घूमते रहते हैं। एंड द फ्री एंटीबॉडीज हैव 3 मेन फंक्शन, इनके 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है यहाँ पर एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब है agglutination of particulate matter including bacteria or virus, the immobilized mice and then engulfed by phagocytes। agglutination यानी कि हमारे भी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया कि कोई भी यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस है उसको एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ का मतलब खा लिया, खा लिया तो बस, ठीक है, कुछ पता ही नहीं पड़ता। एक होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है,
बैक्टीरिया के ऊपर एक कोटिंग कर दी, जैसे कि बैक्टीरिया इसके ऊपर कोटिंग कर दी, राइट। कोटिंग करने के बाद क्या है, बैक्टीरिया को जो चीज मिलनी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी से वो नहीं मिल पा रही है, जहां उसे सर्वाइवल के लिए कुछ मिलेगा नहीं, वहीं के नहीं मर जाएगा। ऑप्सोनाइजेशन। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में सिंपल है कि हमारे न्यूट्रलाइजेशन में क्या किया, हमारे बी लिम्फोसाइट्स ने बैक्टीरिया के पास टॉक्सिन रिलीज कर दिया, जहर रिलीज कर दिया। टॉक्सिन मतलब जहर, जहां बैक्टीरिया को जहर मिला अपने आप ही मर जाएगा, फिर क्या बचा, कुछ नहीं। न्यूट्रलाइजेशन, सब कुछ न्यूट्रल, सब कुछ खत्म। गॉट इट। दूसरे होते हैं हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एनगल्फ इन्वेडिंग पैथोजेंस एंड प्रोसेस द एंटीजन। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे इन्वेडिंग पैथोजेंस हैं, बाहर से आए पैथोजेंस, उनको एनगल्फ खा लेते हैं, ठीक, और एंटीजन की तरह प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, right? And these cells are able to deliver a stimulatory signal that is necessary for activation of helper T cells. ये एक तरीके से स्टिमुलरी सिग्नल का भी काम करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेंगे, जैसे ही उनको कोई भी पैथोजन मिल गया उसको एनगल्फ कर लिया, एनगल्फ करने के बाद एक सिग्नल निकालते हैं, वो सिग्नल हेल्पर टी सेल्स के पास जाता है, हेल्पर टी सेल्स अपनी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं एंड देन उस पूरे जो पैथोजेंस है उनको साथ में मारने में हेल्प करते हैं। दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो मैं मेरे ख्याल से इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। वैक्सीनेशन के बारे में आप लोग जानते ही हैं दैट वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में वैक्सीन, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है वैक्सीन, एक होता है वैक्सीनेशन, दोनों ही एक साथ समझ लो दैट व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीन इज दैट इज लिक्विड जो हमारी बॉडी में जा रहा है। आप लोग कोविड की वैक्सीन लगवाए सब लोग, मैं इसी से समझा सकती हूँ क्योंकि अब आप लोग इसी से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बचपन का आप लोगों को ये नहीं याद होगा, बचपन में बहुत सारी वैक्सीन लगती है, नहीं याद होता हम लोगों को। दो वर्ड होते हैं वैक्सीन और वैक्सीनेशन, अलग अलग है। देखो वैक्सीन का मतलब है जब इंजेक्शन लगता है तो उसमें कुछ लिक्विड होता है, वही तो हमारी बॉडी में जा रहा है, राइट, होता है कि नहीं होता। जब हमारी बॉडी में कोई भी इन कहा जाता है, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि कोरोना से बचने के लिए जो कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, एक्चुअली वो कोविड वैक्सीन है क्या, डेड कोरोना। नहीं पता तो सुन लो, एक्चुअली में कोविड वैक्सीन क्या है, डेड कोरोना है जो हमारी बॉडी में एंटर कराया जा रहा है, वो वैक्सीन है। तो डेड कोरोना यानी कि कोई भी इनएक्टिवेटेड पैथोजन, एंटीजेनिक प्रोटेक्शन पैथोजन जब हमारी बॉडी में उसका एंटीजन, राइट, हमारी बॉडी में डाला जाता है, वो जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं वैक्सीन। और जब हम लोगों को लगाई जाती है, वो एकदम सुई लगाई जाती है, उसे बोलते हैं वैक्सीनेशन, राइट, समझ में आया। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन वो एंटीजन है, वो इनएक्टिव पैथोजन है जो हमारी बॉडी में एंटर कराया जा रहा है, और वैक्सीनेशन का मतलब जो हमें लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, दैट इज वैक्सीनेशन। गॉट इट। डेफिनेशन आएगी दोनों की लिखने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसके अलावा वैक्सीनेशन काफ़ी सारी डिसीज की है, मिसलेस, पोलियो, टेटनस, वुफिंग कफ, इन सब की वैक्सीनेशन चलती है। इसके अलावा इसमें पूरा काट दीजिए, नथिंग इम्पॉर्टेंट। व्हाई डज वैक्सीनेशन वर्क, ये लोग आप तो देख सकते हैं। वैक्सीनेशन आर सेफ, ऑब्वियस सी बात है सेफ ही होते हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन, देखो वैसे इसमें आएगा कुछ नहीं, बस बता देती हूँ, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा दैट वैक्सीनेशन आर सेफ और नॉट, इसमें पूछा क्या जाएगा, वैक्सीनेशन आर सेफ, समझा देती हूँ, सिंपल है। देखो वैक्सीनेशन सेफ होती है क्योंकि वैक्सीनेशन को मार्केट में लाने से पहले, मेडिकल में हॉस्पिटल लाने से पहले इस पे बहुत रिसर्च होती है, राइट, एग्जामिनेशन होता है, स्टडी की जाती है। पब्लिक यूज में लाने से पहले ना डॉक्टर पहले अपना खुद का इस्तेमाल या एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना का याद कर लो, कोविड वैक्सीन आई थी, कितना इसका रिसर्च और एग्जामिनेशन स्टडी हुई थी, बंदर पे लगा के देख रहे हैं, पता नहीं किस किस पे, चूहे पे लगा के देख रहे हैं, मर रहा है, जिंदा हो रहा है, क्या असर है, क्या इफेक्ट हो रहा है। तो वैक्सीनेशन ऑब्वियसली बात है जब सक्सेसफुल होती है तभी वो मार्केट और मेडिकल लाइन में आती है, वैसे नहीं ले पाती। सो वैक्सीनेशन आर सेफ, सो डोंट बी क्या करना है यहाँ पर, डरना नहीं है। चलिए, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसे है। आप देखिए एक्चुअली में एंटीबॉडीज क्या है, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स है। क्या है यहाँ पर, ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, इतना तो पता ही है। इनको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन्स। यहाँ पर एंटीजन के अगेंस्ट अपना एंटीजेनिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स जो कि बी लिम्फोसाइट से बनते हैं।
Mature plasma cells produce antibodies at an extremely rapidly about 2000 molecules per second. एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं एंटीबॉडीज के? 2000, राइट। स्ट्रक्चर की बात करें, वाई शेप का होता है, दिख ही रहा है यहाँ पर, वाई शेप का है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें। एक इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? 4। देयर आर 2 H चेन्स एंड 2 लाइट यानी कि L चेन। यहाँ पर जो दोनों चेन है, 2 H चेन है, 2 L चेन है, यानी कि 4 चेन हो गई, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से अटैच रहती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है? वाई स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक। द रीजन होल्डिंग टुगेदर इज आर्म्स एंड स्टेम ऑफ एंटीबॉडीज टर्म्ड एज हिंज। यहाँ पर जो आर्म्स और स्टेम है एंटीबॉडीज की, दोनों को मिला के हिंज बोलते हैं। 2 रीजन होते हैं इसके अलग अलग, एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है कांस्टेंट रीजन। डायग्राम से समझ लो, ये देखो यहाँ पर ये वाली दिख रही है, ये है लाइट चेन, और ये जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, ये कौन सी है? यहाँ पर हैवी चेन। दोनों एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़ी होती है, जिसको हम लोगों ने डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यहाँ पर जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसको हिंज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रीजन होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है कांस्टेंट रीजन। सेम एज इट इज, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और इसके बिल्कुल टॉप पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। टॉप पर आप देख रहे हो क्या है यहाँ पर? एंटीजन बाइंडिंग साइट। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? सबसे पहले बात करें वेरिएबल रीजन की। इसको हम लोग पैराटॉप भी कहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट इस पे प्रेजेंट होती है, दैट इज पैराटॉप, बिल्कुल टॉप पर वेरिएबल रीजन में। अभी बताया NN लिखा हुआ था। हमारे जितने भी स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन होते हैं, यहीं पर आके बाइंड हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। एक यहाँ पर आप लोगों की लाइट चेन, जैसे मैं डायग्राम से दिखा देती हूँ, यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट होंगी, एक आप लोगों की हैवी चेन की और एक लाइट चेन की। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को पूरा लिखने के लिए आ जाए। देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज में पूरा लिखने के लिए आ सकता है। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है पूरी तरीके से, और इसके रीजन को भी। फॉर्मेशन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली बात, द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज सीरोलॉजी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए। ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन। हर एक एंटीबॉडी अपने हर एक अलग अलग स्पेसिफिक एंटीजन के लिए कंबाइन होती है, हर किसी के साथ नहीं होती है। कंबाइनिंग साइट्स ऑफ एंटीजन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, दैट इज एपिटॉप्स। यहाँ पर एंटीजन की साइट दूसरी एंटीजन की साइट से क्या होती है? कंबाइन होती है। उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स, या फिर एपिटॉप्स भी कह सकते हो। रिएक्ट विद द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड पैराटॉप्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा था हैवी चेन, एक सेकेंड, एक थी हैवी चेन, एक थी लाइट चेन, एक एंटीजन यहाँ है, एक एंटीजन है, ये किसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, ये भी किसी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पैराटॉप्स। हर एक की अपना, और ये वेरिएबल रीजन में होता है। ऑब्वियसली बात है, 2 रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन में होता है वेरिएबल रीजन स्मॉल होता है, और जो आप लोगों का कांस्टेंट रीजन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। हर एक वेरिएबल रीजन अपनी एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एक लॉक बना लिया ना, पूरा एक फॉर्मेशन कर ली, एंटीजन ने दूसरे एंटीजन या एंटीबॉडीज के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाया, बाइंडिंग कर ली, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स की बात करें, हम लोगों के बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स में, जो कि हमारे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को अराइज करते हैं, जैसे कि ABO, RH, डफी, किड, लुइस, P, MNS, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एटसेट्रा। ये सब हम लोगों के एंटीजन की वजह से ही होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप की बात करें, ABO ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंगस्टर इन 1900। पता है ना सब लोगों को, पढ़ाई होगा ऑलरेडी, आप लोगों का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। AB was discovered by Langston student De Castro and Stoley in 1902। सिर्फ AB ग्रुप की बात करेंगे तो वो लैंगस्टन के स्टूडेंट्स थे, De Castro और स्टॉली, 1902 में किया था। लैंगस्टन को फीमेल ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये आप लोगों का जो चार्ट अवेलेबल है, इसको अच्छे से करके चाहिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। सबसे पहले ए ग्रुप की बात करें, इसमें एंटीजन्स होते हैं आप लोगों के। जीनोटाइप की बात करें, IA, IA और IA, IO। एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडीज बी होती हैं,
ये ए बी को डोनेट कर सकते हैं, ए और ओ से ले सकते हैं। सेम एज इट इज बी, सेम एज इट इज ए बी एंड ओ, सबका कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। He found two antigens or aggregate relations on the surface of human red blood cells and named as antigen A, antigen B. इनके जो स्टूडेंट थे यानी कि जो लैंडस्टर थे, इन्होंने रेड ब्लड सेल्स पर दो तरीके के एंटीजन फाउंड आउट किए थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, और उन्होंने इसी सेम एज इट इज एंटीबॉडीज भी उन्होंने दो तरीके की फाइंड आउट की थी, ए और बी, इसलिए तो पढ़ते हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीबॉडीज ए, एंटीबॉडीज बी। यहीं पर हम लोग बात करें एबीओ सिस्टम की, यहाँ पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही नहीं होते, या तो दोनों कंडीशन है, या तो दोनों प्रेजेंट होंगे या दोनों एब्सेंट होंगे, राइट। और चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। सबसे पहले ए की बात करें, इसके पास एंटीजन ए होता है रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर, और प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, बी एंटीबॉडी होती है। सेम एज इट इज जो चार्ट है ना उसी को एक्सप्लेन कर दिया है। ब्लड ग्रुप बी की बात करें, यहाँ पर बी एंटीजन होगा, ए एंटीबॉडीज होगी। ब्लड ग्रुप ए में, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होती। ब्लड ग्रुप ओ में यहाँ पर एंटीजन्स और ए बी दोनों ही नहीं होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज ए और बी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं दोनों। गॉट इट। एक होता है आरएच फैक्टर, आप लोगों ने सुना भी होगा। आरएच फैक्टर यहाँ पर एक तरीके से अलग एंटीजन माना गया है, जैसे हम लोगों ने अभी तक दो तरीके के एंटीजन पढ़े, ए और बी। आरएच फैक्टर हम लोग का एक अलग तरीके का एंटीजन है जो हमारे ह्यूमन बींग्स में फाउंड आउट हुआ है। ये हम लोगों के लैंडस्टर और 1940 में ही डिस्कवर किया गया था। पूरा नाम है राइसेस मंकी, ये एक मंकी से मिला था, दैट इज राइसेस मंकी। इसको हम लोग एंटीजन डी भी कहते हैं। कौन सा एंटीजन है ये, डी एंटीजन कहते हैं। आप लोगों ने सुना है ना, किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ आरएच फैक्टर। सिंपल है, अगर किसी की बॉडी में डी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। हम लोग कहते हैं ना नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव है, भाई कैसे पता लगाएं, हमने तो चार ब्लड ग्रुप पढ़े आरएच फैक्टर की वजह से। अगर किसी की बॉडी में डी एंटीजन की प्रेजेंस है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन ये उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होगा। ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर डी एंटीजन नहीं होता है उसकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होता है। यहीं पर हम लोग बात करें एक सेकेंड, हाँ, जो आरएच ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। देखते हैं ना कि किसी का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही लेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव से ही लेगा, बिकॉज ऑफ दिस आरएच फैक्टर। यहाँ पे इट इज इन्वॉल्व इन हेमोलिटिक डिसीजेस of the newborn which is called erythroblastic fiddling, destruction of erythrocytes of the fetus। काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मिसकैरेज हो गया, काफी होता है, जल्दी जल्दी मिसकैरेज हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उनके अंदर नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा, मिसकैरेज हमेशा उसका होता है जिसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, मोस्टली 80% केस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20%, आई एम टॉकिंग अबाउट द 80% केस। क्यों, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब है उनकी बॉडी में, सॉरी पॉजिटिव होगा, हाँ ठीक है, नेगेटिव होगा, दैट मीन के अंदर डी एंटीजन की प्रेजेंट नहीं है। डी एंटीजन की प्रेजेंट नहीं है। डी एंटीजन क्या करता है, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करता है, या कह सकते हैं जिसके अंदर डी एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप ऐसा है, नेगेटिव है। दैट मीन फीटस के अंदर जो इरेथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स, डी एंटीजन बचाता है, और डी एंटीजन नहीं है तो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। गॉट इट। अगर समझ करिए, अगर मदर के अंदर नेगेटिव है तो फीटस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। वही चीज है यहाँ पर। अब एक चीज और है यहाँ पर, दैट पॉजिटिव आरबीसी फ्रॉम द फीटस मे एंटर द मदर सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ कॉजिंग हर टू प्रोड्यूस एंटी आरएच बॉडीज। सिंपल है कि अगर यहाँ पर मदर का नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव जा रहा है, तो बच्चे के अंदर जो डी एंटीबॉडीज हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मदर को भी ट्रांसफर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं अगर मदर कहते हैं ना कि बेबी के टाइमिंग पर मदर भी कहीं ना कहीं अगर उसको कोई बीमारी हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो वो रिकवर हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस कि बच्चे के अंदर तो डी एंटीजन है ना, तो वो अपने डी एंटीजन मदर को ट्रांसफर कर देता है, और मदर को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है अपने आप को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वो डी एंटीजन हेल्प करता है। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमन ह्यूमन डिसीजेस पर। आप लोगों को ह्यूमन डिसीजेस के बारे में आप लोग जानते हैं, डिसीजेस की डेफिनेशन आ जाएगी 2 मार्क्स में। दैट इज डिफाइंड एज द कंडीशन
of dearranged functioning of one or more organs or organ system of the body caused due to infection or defective diet or heredity. Got it? दो टाइप की डिसीजेज होती है, कॉन्जेंशियल और एक्वायर्ड। कॉन्जेंशियल जो बर्थ से ही मिल जाती हैं, जन्म से ही, और ये ज्यादातर हम लोगों की जेनेटिक होती हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कह सकते हो। दूसरी हम लोगों की होती है यहाँ पर एक्वायर्ड, यानी कि हम लोग की बॉडी में, हम लोग इस एनवायरमेंट में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्वायर्ड भी होंगी, आसपास के लोगों से मिलेंगी, वो होती है हम लोगों की एक्वायर्ड। अब यहाँ पर कॉन्जेंशियल डिसीजेस में भी अगेन परमानेंट भी हो सकती है, और कुछ यहाँ पर आप लोगों की दे में भी परमानेंट, जो आप लोगों की ज्यादा जो कन्वेंशनल होती है वो परमानेंट होती है, यानी कि जो जेनेटिक डिसीज है उनका क्योर नहीं है पूरी तरीके से, वो परमानेंट है, कम हो जाएंगी, असर कम हो जाएगा उस डिसीज का, लेकिन जाती नहीं है कभी भी। सबसे पहले देखो, एक्वायर्ड का मतलब बता ही दिया। एक्वायर्ड डिसीज कौन सी होती है? जो बर्थ के बाद डेवलप होती है। ये भी दो तरीके की होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल कौन सी होती है? जो इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर हो जाए, राइट, जैसे कि मलेरिया है, बहुत देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, कम्युनिकेबल या फिर इसको इन्फेक्शियस भी बोल देते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारी डिसीजेस पढ़ी होंगी, मलेरिया हुई है, बहुत सारी डिसीजेस हैं, ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकल डिसीजेस या नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जो ट्रांसफर होती ही नहीं है, जैसे कि किसी को ब्लड की कमी हो गई, तो और वो किसी के कांटेक्ट में आ गया, किसी के साथ बैठ के खाना खा रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसके अंदर खून की कमी है तो दूसरे वाले की हो जाएगी, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल। जैसे कि हम लोग बात करें कैंसर और बहुत सारी डेफिशिएंसी डिसीजेस है, कभी ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन यहीं पर कम्युनिकेबल की बात करें, कम्युनिकेबल में वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स, इन सबसे होती हैं, जिसको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, और इन पैथोजेंस को जो कैरी करता है उसको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर हमारे पास आता है, उस पैथोजेन को हमारी बॉडी में एंटर करवा देता है, हमें कोई भी बीमारी होती आती है, वो भी कम्युनिकेबल वाली। ठीक, वेक्टर्स में हम लोग की काफी सारे आ जाते हैं। वेक्टर्स एक्चुअली एक तरीके से पैरासाइट्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर सरवाइव करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट बना के। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के बाहर है, सपोज करो यहाँ पर हाथ है, हाथ पे कुछ यहाँ पर जो वर्म है, सपोज करो कोई वर्म है, तो वर्म आप लोगों को चिपक गया तो क्या करता है, वो खून चूसने शुरू कर देता है, राइट। उसका मतलब खुद खाना तो बनाता नहीं है, क्या कर रहा है, हमारी बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहा है। तो एक्टोपैरासाइट जैसे कि बेड बग हो गया, लिखा भी एग्जांपल में। दूसरे होते हैं हमारे एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के इनसाइड रहकर हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, प्लस हमें इन्फेक्ट भी कर रहे हैं, वो होते हैं हम लोग के एंडोपैरासाइट, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं मलेरिया की जो कि एक इन्फेक्शियस डिसीज है, प्लाज्मोडियम से होती है। प्लाज्मोडियम में भी चार तरह की स्पीसीज है, वाइवेक्स, पी ओवेल, पी मलेरिया, पी फैल्सिफेरम। लेकिन जो पी फैल्सिफेरम है सिर्फ और सिर्फ यही इलनेस फैलाता है, डेंजर वाली। बाकी की जो अदर टाइप की स्पीसीज है, ठीक है, मतलब ज्यादा डेंजरस नहीं है, ये आप कह सकते हो। इसके सिम्टम्स की बात करें, 7 से 15 दिन में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो आपका पूरा चार्ट अवेलेबल है, किस स्पीसीज से कौन सा सिम्टम्स कितना टाइम में दिखाई देगा, वो आप लोगों का अवेलेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मोस्टली फीवर, हेडेक, चिल्स, मलेरिया में सब होता है। साइक्लिक अकरेंस है, यहाँ पे स्वेटिंग, शिवरिंग हर 4 से 6 घंटे के बाद 2 से 3 दिन तक रहती है। वॉमिटिंग, कॉन्फ्यूशंस, जॉइंट में पेन, एनीमिया भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन, लिवर एनलार्जमेंट, आई में डैमेज या फिर ब्रेन इन्फेक्शन, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी डोंट हैव, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे ये होता है कि देखो ये मॉस्किटो है, राइट, मॉस्किटो के क्या है, माइक्रोगैमीट्स रिलीज हुए, मॉस्किटो में माइक्रोगैमीट्स रिलीज हुए, ठीक, माइक्रोगैमीट्स थोड़ा सा ग्रो हुए मैक्रोगैमीट में, ठीक है, मैक्रोगैमीट्स और अपने आप को ग्रो करें, जाइगोट में कन्वर्ट हो गए। जाइगोट से फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जाइगोट थोड़ा सा और बढ़ता है ओकुनाइट में, दैन फिर अपने आप को और ग्रो करता है oocytes में, दैन फिर इस तरीके से क्या है, उसकी पूरी तरीके से उसके सलाइवा में स्पोरोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या किया, इस मच्छर ने काटा इम्यून स्किन में, सबसे पहले हैप्टिक सेल्स आए, हैप्टिक सेल्स पे उसने अटैक किया। हैप्टिक सेल्स के बाद कंडीशन बन जाती है यहाँ पर कि हमारे सेल्स में क्या है, वो जो सलाइवा है इसका बहुत सारे उसके जहर के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो गया, राइट, हैप्टिक सेल्स में।
उसके बाद फिर वही सेल्स हम लोग के मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर इसका राइट बोला जाता है, ब्रस्ट हो जाते हैं, बस्ट होने के बाद यहाँ पर हमारी बॉडी के जो इरेथ्रोसाइट्स हैं उन सब में फैल जाते हैं। फैलते 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 फिर हम लोग की बॉडी में वो पूरा हमारे रेड ब्लड सेल्स को खराब करना शुरू कर देते हैं। पहले ट्रोपोसाइट आता है, फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स को रप्चर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। रप्चर्ड करते करते हम लोग की बॉडी में नए रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग गैमेटोसाइट्स भी कहते हैं। ये पूरी साइकिल रहती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहली बात एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, फीमेल एनिफिल से होती है, राइट। इसमें पूरा सर्कुलेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वही पूरा सर्कुलेशन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में आप लोग सब लोग जानते ही हैं, इसमें थेरेपीज होती हैं जिसको हम लोग ACTR कहते हैं, आर्टिफिशियल बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज। ये 5 डिफरेंट ACTs होती हैं, जिसमें यहाँ पर आर्टिसनेट, सल्फोडेक्साइन, पायरीमिथाइन और इसके अलावा एक्रोनाइन, ये सारी यूज की जाती है। देखो यहाँ पर सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। एग्जाम में कैसे आएगा आप लोग जानते हैं, एग्जाम में आप लोगों को कोई डिसीज सामने लिख दी, उस पर पूरा पैराग्राफ समरी लिखने के लिए दे दिया, तो सबसे पहले उसकी किससे होता है, क्या साइकिल है, कितना टाइम में उसके सिम्टम्स आते हैं, साइन और सिम्टम्स की बात करें तो प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है, कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं, वो सारे आते हैं। प्रिवेंशन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही सब है जो आप लोग अपने डेली बेसिस में करते हो। एक अमीबाइसिस होती है जिसे हम लोग अमीबाइटिक डिसेंट्री भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हमारे 15% पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड होती है। ये हमारे पैरासाइट एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। ठीक है, ये इसका पूरा चार्ट है, हो सकता है चार्ट बनाने के लिए आ जाए। साइन एंड सिम्टम्स बताने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज सबके होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वही है, फेशियल और रूट हुआ, ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, कॉम्बिनेटेड फूड एंड वाटर। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एग्जामिनेशन करना पड़ता है पहले स्टूल सैंपल से, राइट। उसके अलावा इसके अलावा मेट्रोनाइजोल और टीनिडेसोल दवाइयाँ दी जाती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ई हिस्टोलिटिका है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल में वही है, अच्छे से हाथ धोइए, साफ सुथरे हाइजीनिक फूड खाइए, वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से वॉश कीजिए, कुक कीजिए, ये सारे प्रिवेंशन तो सेम है, इसमें क्या करना। नेक्स्ट आता है एस्केरिस। देखिए मेन क्या है, क्या याद करना है, किस बैक्टीरिया से होता है, साइन और सिम्टम्स क्या है, कौन सी दवाइयाँ यूज होंगी, और प्रिवेंशन। ये 4 चीज याद रखिए किसी भी बीमारी में आपको अगर पैराग्राफ या समरी लिखने के लिए आती है। कोई डाउट है यहाँ तक? मेरे ख्याल से ये बताने का आप लोगों को इतना वो नहीं है। एस्केरिस में भी सेम, किससे होता है, राउंड वॉर्म से होता है। कौन से राउंड वॉर्म से होता है, एस्केरिस लिब्रेसे। साइन एंड सिम्टम्स नो डाउट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन नो डाउट, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नो डाउट, बस चार्ट को तो लेके चलना भाई, इसको मत छोड़ देना। प्रिवेंशन कंट्रोल नो डाउट मेरे ख्याल से। एक होता है फ्लाइरेसिस या एलिफेंटिसिस। फ्लाइरेसिस भी आप लोगों का थ्रेड लाइक वॉर्म सिनोमेटेड से होता है, जो कि एक तरीके का पैरासाइट है। गॉट इट? 3 टाइप के होते हैं, लिम्फेटिक, सबक्यूटेनियस और सीरम। चार्ट में भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पे जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है ये अलग फॉर्म से होता है, इसके अलग साइन और सिम्टम्स होते हैं, अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यहाँ पर अलग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, अलग प्रिवेंशन कंट्रोल है। उसके बाद टाइफाइड है, क्योंकि सबसे जो डेंजरस होता है ना ये आप लोगों का लिम्फेटिक फाइलेरिसिस होता है। बाकी के जो है आप लोगों के सबक्यूटेनियस और सीरम ये बहुत ही कम होते हैं और कम इन्फेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई उसमें दिया नहीं गया आप लोगों का। टाइफाइड सब लोग जानते हैं, पहली बात सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, जो कि एक नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके अंदर H एंटीजन होता है, इसमें बहुत तेज फीवर आता है, नोजिया, फैटिक, हेडेक, पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्किन का रेड हो जाना, टंग का वाइट हो जाना, कफ, ये सारी चीजें होती हैं, हार्ट बीट सब कुछ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही चीज है, गंदा पानी है, आसपास का एरिया आप लोगों का हाइजीन नहीं है, वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो वही होता है। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में दवाइयाँ याद कर लीजिए और इसके अलावा इसकी कौन सी वैक्सीन है वो याद कर लीजिए। निमोनिया भी सब लोग जानते हैं। यहाँ पर देखो भाई ये वो डिसीजेस हैं जो डेली बेसिस पर आप लोग सुनते हैं और सबसे आधे से ज्यादा आप लोग को पता भी होंगी कि क्या है और क्या नहीं है। बस याद क्या करना है, उनके बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से होती हैं, कितने टाइप में होती हैं, क्या हम लोग के इसमें साइन और सिम्टम्स रहते हैं, क्या बीमारी मतलब आई मीन कौन सी दवाइयाँ यूज करनी है और क्या कैसे। कोई डाउट नहीं है निमोनिया में, साइन सिम्टम्स में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कॉमन कोल्ड में बात करें, इसको हम लोग सबसे पहली बार नेसोफेरेंटिटिस भी कहते हैं क्योंकि नोज में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। किस वायरस से होता है, राइनोफेरेंटिस से होता है,
ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, राइनो वायरसेस और कोरोना वायरसेस। कोरोना तो चल ही रहा है, मतलब कोरोना आज का नहीं है, पहले का ही है। वो बात लगे हुआ नहीं था तो पता नहीं था। क्या है, कोल्ड ही तो है कॉमन। कोरोना में क्या होता है, कोल्ड होता है और बुखार आता है, और क्या होता है, बस ये थोड़ा सा डेंजर होता है, इम्यूनिटी नहीं है, दैट्स वाई। साइन एंड सिम्टम्स, प्रिवेंशन कंट्रोल सब पता ही है। रिंगवॉर्म डर्मोफाइटिस होता है, फंगल इन्फेक्शन है। ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरा से होता है, पूरा कर लीजिए। साइनस सिम्टम्स पूरा कर लीजिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पूरा कर लीजिए। डेंगू का पूरा कर लीजिए। ये सारी डिसीजेस मुझे बतानी ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। डेंगू पूरा कर लीजिए, कुछ मत छोड़िए। कैंसर पूरा कर लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। उसके बाद ट्यूमर में शायद मेरे ख्याल से आप लोगों के टाइप दे रखे हैं, नॉन मैलिगेंट ट्यूमर वाला एंड मैलिगेंट ट्यूमर वाला। ठीक है, एक टाइप का कैंसर हो जाता है ये। नॉन मैलिगेंट ट्यूमर में क्या है, ये जैसे बोलते हैं ना, अरे ये स्टेज चल रही है, ये स्टेज चल रही है, होता है ट्यूमर में लास्ट स्टेज है, कुछ नहीं हो सकता। और जब स्टार्टिंग होती है ट्यूमर की, बिगिन लिखा भी हुआ है, बिगिनिंग, दैट इज स्टार्टिंग स्टेज है। यहाँ पर अगर आप टाइम पर दवाइयाँ ले लोगे, सब कुछ अपना कर लोगे तो ट्रीट हो सकता है, दैट इज नॉन मैलिगेंट ट्यूमर। लेकिन अगर ये मैलिगेंट में कन्वर्ट हो गया, जिसका कोई इलाज नहीं है, आपकी बॉडी में जो सेल्स है पूरी तरीके से डिस्टर्ब या डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, अब यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन आप लोगों का नहीं बनता है, वो होता है आप लोग का मैलिगेंट वाला। और कैंसर में भी टाइप्स होते हैं, यहाँ पर मेनली 5 टाइप्स होते हैं कैंसर के। कौन कौन से? कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और एडिनोसोमा। सबसे पहले कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में जो हम लोगों की एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है बॉडी ऑर्गन्स पर, जिसे हम लोग कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। ये ज्यादातर कैंसर स्टोमक में, स्किन में, यहाँ पर लंग्स वगैरह में होता है और ब्रेस्ट में होता है। सार्कोमा में जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू की, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है। किससे होता है? कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होता है सार्कोमा। ये ज्यादातर ऑस्टियोसार्कोमा यानी कि बोन्स का, इसके अलावा मसल्स का, कार्टिलेज टिश्यू का, एडिपोज टिश्यूज का होता है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स है बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, अनलिमिटेड बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कैंसर क्या है, जो सेल्स हमारी बॉडी में लिमिटेड होने चाहिए हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, वही तो कैंसर है। लिम्फोसेमा लिम्फेटिक टिश्यूज से होता है, ऑब्वियस सी बात है, लिम्फोटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं बढ़ते चले जाते हैं, ये हमारे नोड्स, स्प्लीन, इन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, होने चाहिए 4000 5000 इतने समथिंग, कितने हो गए 4 लाख 5 लाख। भाई हमारी बॉडी में इतनी जगह भी नहीं है जिसमें सेल्स प्रोड्यूस हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसर तो हो गई, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक्सेसिव फॉर्मेशन हो जाता है, ल्यूकेमिया। एक होता है आप लोगों का एडिनोकार्सिनोमा। ये हमारे थायराइड, पिट्यूटरी, एडनल और जितने भी ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं इससे अराइज होता है। इसके सेल्स हमारे क्या है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाते हैं। कॉजेस का मतलब देखिए, कोई क्लियर कॉजेस नहीं है। जैसे कि एड्स का किसी को आज तक नहीं पता चल पाया, एड्स का किसी को नहीं पता चल पाया, क्यों होता है, किस वजह से होता है। कैंसर का भी नहीं पता कि हमारी बॉडी में अचानक से किसी भी ऑर्गन के या टिश्यू के सेल्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में ग्रो करना क्यों यूज स्टार्ट हो जाते हैं, कोई इसका क्लियर कट नहीं है, राइट। बस कुछ फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं, जैसे केमिकल्स, अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकोटाइन, कैफीटिन, हाइड्रोकार्बन्स, सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, ये भी चांसेस हो सकते हैं। रेडिएशंस, आप लोग कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, यूवी रेज आपकी बॉडी पर आ रही है, ये भी कारण हो सकता है। वायरस का तो ये है कि वायरस हमारी बॉडी में जाएगा, वायरल इन्फेक्शन करेगा, और ये भी फैक्टर हो सकता है। ऑन्कोजेनेसिस भी है। ऑन्कोजेनेसिस का मतलब है यहाँ पर कि हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं, वैसे तो हम लोग के एक्टिव होते हैं, लेकिन ऑन्कोजेनिक का मतलब क्या है कि अपने आप ही जो क्वांटिटी है उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑन्कोजेन्स वी डोंट नो क्यों होता है, हमें पता ही नहीं है। एडिक्शन, एडिक्शन में वही चीज है, आपको किसी चीज का एडिक्शन लग गया, स्मोकिंग, चुइंग, टबैको, तो इसकी वजह से भी आप लोग का क्या है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स, टिश्यूज हैं, उनके सेल्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, मास बना लेते हैं एक्सेस क्वांटिटी में, ये भी एक कारण हो सकता है। गॉट इट। कार्सिनो ऑर्गन्स अफेक्टेड, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन से इफेक्टेड होते हैं, किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट आप लोग कर लीजिएगा। समझ में आ गया इतना आप लोगों को। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से कैंसर होते हैं, क्या है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है, काफी सारी थेरेपीज होती है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें से एक कीमोथेरेपी आती है।
कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती हैं, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, यानी कि कुछ दूसरे एनिमल या किसी दूसरे ऑर्गन से उसका एंटीबॉडीज या बहुत सारे सेल्स निकाले जाते हैं एंड देन हमारी बॉडी में जिसको कैंसर है उनमें एज अ एंटी कैंसर ड्रग दिए जाते हैं। ये होता है यहाँ पर कीमोथेरेपी में। इसमें हेयर लॉस, एनीमिया, ये सारी चीज़ें हैं, हो जाती हैं, नो बिग इशू। वही चीज़ है, अगर टाइम पे पता चल गया तो इसका ट्रीटमेंट है, और टाइम पे नहीं पता चला, लास्ट स्टेज चल रही है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक रेडियोथेरेपी होती है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट कर लीजिएगा। एक रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी में आप लोग जानते हैं काफी सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जैसे कि कोबाल्ट, इरिडियम, आयोडीन, जिससे एक्सरे, गामा रेज, काफी सारी रेज निकलती हैं, हमारी बॉडी पे डाली जाती हैं और हमारी बॉडी में जो कैंसरस सेल्स या टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और हमारे जो कैंसर है ट्रीट हो जाता है। सर्जरी है एक तरीके से। सर्जरी में क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसरियस टिश्यू या सेल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है सर्जरी में, तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि जो कैंसर होता है ऐसा तो नहीं ऑल ओवर बॉडी में ही है, राइट, किसी पर्टिकुलर पार्ट में होता है, जैसे कि ब्रेस्ट में हो गया, यूट्राइन हो गया, हर जगह पे अपना पर्टिकुलर होता है तो उस पर्टिकुलर जगह पे जो सेल्स हैं, कैंसरियस सेल्स या टिश्यूज, उनको सर्जरी की जाती है, निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली। डेंजर है एक तरीके से। एक इम्यूनोथेरेपी होती है, एज वी नो दैट, क्योंकि हम लोग के जो कैंसर सेल्स होते हैं सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अल्फा इंटरफेरॉन, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाता है अल्फा इंटरफेरॉन्स को हमारी बॉडी में एंटर करा के, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसरियस सेल्स हैं उनको उनसे फाइट करता है एंड देन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। इम्यूनोथेरेपी। एक सपोर्टिव थेरेपी है। सपोर्टिव थेरेपी में क्या है यहाँ पर जो हम लोग की दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ केस कैंसर पेशेंट। यहाँ पे काफी सारी थेरेपी होती है, काफी सारी थेरेपी है, यहाँ पे डिपेंड करता है कंडीशन पर कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। फर्स्ट स्टेज में है तो कौन सी थेरेपी देनी है, सेकंड स्टेज में तो कौन सी थेरेपी देनी है, यहाँ पे काफी सारी थेरेपी दी जाती है। तो सपोर्टिव थेरेपी है, ये परमानेंट किसी के कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, बस उसको काफी समय के लिए दबा सकता है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकता। सपोर्टिव, नाम से ही समझ लीजिए, सपोर्टिव, सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर रहा कैंसर को। कट इट। यहाँ पे डू यू नो में है यहाँ पे महाराष्ट्र में है, एक्चुअली मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में। ये स्पेशल कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च सेंटर है, that is associated with the Advanced Center for Treatment Research and Education in Cancer. That is a leading cancer center in South Asia and autonomous body funded and controlled by Department of Atomic Energy, Government of India, which also oversees the administration of institute since 1962. वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एड्स है। एड्स की फुल फॉर्म तो सभी लोग जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किससे होता है? आरएनए से होता है, रेट्रोवायरस से होता है। इसको हम लोग एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, वीक कर देता है। हमारी बॉडी में काफी सारे इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मैलिगनेंसेस, ये सारी चीजें परफॉर्म हो जाती हैं। मॉडर्न पैंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ। आज के टाइमिंग पर हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला है। एज यू नो, सबसे पहले जो एड्स है यूएसए में 1981 में नोटिस किया गया था, इंडिया में 1986 में, तमिलनाडु अप्रैल में इसका पहला केस यहाँ पर मिला था। स्ट्रक्चर देख सकते हैं एचआईवी का, इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। ओके, एचआईवी इज 100 to 140 नैनोमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर इतना होता है। स्फेरिकल होता है, पार्टिकल शोज सेंट्रली लोकेटेड 2 SS RNA मॉलिक्यूल्स, इसके सेंटर में 2 RNA के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं विद ट्रांसक्रिप्ट्स एंजाइम्स, राइट, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं विद ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। 2 लेयर्स होती है प्रोटीन की इसकी बॉडी पर, पूरे आउटर, एक होती है यहाँ पे आउटर, एक होती है इनर पूरी। एंड दैट मैट्रिक्स प्रोटीन P17, जो बाहर वाली लेयर है आउटर मैट्रिक्स प्रोटीन, दैट इज P17, और जो इनर लेयर है प्रोटीन की, कैप्सिड प्रोटीन, इसको बोलते हैं P24। हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए, कुछ पूछ भी लिखाने के लिए भी आ जाए। अब मैट्रिक्स प्रोटीन जो लेयर्स होती हैं, इसके ऊपर एक और एडिशनल लेयर होती है लिपिड्स की, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन GP120 और GP41 इस तरीके से कवर्ड होती हैं। ये वायरस अपने आप को कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करता है, T4 लिम्फोसाइट्स में उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है।
द वायरस हैज यूनिक एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन T4 लिम्फोसाइट्स, मैंने क्या बताया, T4 लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना, इस वायरस में अपनी खुद की एबिलिटी है, ये ह्यूमन के T4 लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया, क्योंकि इसकी एबिलिटी इतनी बढ़िया है, क्या करें हम लोग। हाँ, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होता है ब्लड, सीमेन या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और टीयर्स, मिल्क, यूराइन, सलाइवा, सर्विकल, वेगिनल सेक्रेशन इसमें कम होता है। सबसे ज्यादा एचआईवी कहाँ फाउंड होता है वायरस में, ब्लड, सीमेन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। टीयर्स, मिल्क, यूराइन इसमें इतना नहीं होता है, इसमें कम है। किस वजह से होता है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ब्लड के थ्रू, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू, और बहुत सारे इसके स्प्रेडिंग मेथड हो सकते हैं, लाइक निडल इंजरी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद इन्फेक्टेड डोनेटेड सीमेन, ट्रांसप्लांटेशन विद इन्फेक्टेड ऑर्गन। इसके अलावा यूरिन, टीयर, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क एंड वेजाइनल सेक्रेशन, ये नॉट टू बी ट्रांसमिटेड बाय दीज फ्लूइड अनलेस इट गेट इनटू इंजरीज, इसमें नहीं हो सकता। अगर किसी की यूरिन, किसी को एड्स है, यूरिन, टीयर, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क एंड वेजाइनल सेक्रेशन, उसमें कभी भी ये एड्स किसी दूसरे बंदे में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को हग कर रहे हैं, इंसेक्ट बाइट हो गया, पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, अगर आप किसी से टच भी कर रहे हैं, हैंडशेक है, वायरस है, नॉट सो डोंट वरी, नहीं होता ऐसे। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जानते हैं आप लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 4 कैटेगरीज में होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक तरीके से इसके जो एड्स है 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इनिशियल सिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ओके, एंड द एड्स इज द एंड स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। आपको पता है ना यहाँ पर कि एड्स की 4 स्टेजेस होती है। एक होता है इनिशियल इन्फेक्शन, स्टार्टिंग में वायरस क्या करेगा, अपनी बॉडी, अपनी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। 2 से 8 हफ्तों के बीच में ये अपना इनिशियल इन्फेक्शन दिखाएगा। इनिशियल मतलब बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में शो होंगे, पता नहीं चल पाता स्टार्टिंग में। फिर होता है असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट, कोई साइन नहीं है, यानी कि आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा, इन्फेक्शन हुआ, आपने दवाई ले ली, ठीक हो गया कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, लाइक हमारी बॉडी से, लेकिन पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे 6 से 6 मंथ हो जाएंगे या 10 साल हो जाएंगे, धीरे धीरे करके इसके सिम्टम्स आना आपको शुरू होंगे, धीरे धीरे। वो भी ऐसे सिम्टम्स होंगे, अरे नॉर्मली खांसी जुकाम हो गया, बॉडी वीक हो गई, खाना नहीं खाया ढंग से, ठीक है, बस। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपको क्लिनिकल साइन आना शुरू हो जाएंगे पूरी तरीके से। 1 मंथ तो तब होगा जब आप डायरिया, नाइट स्वेटिंग, ब्रीथ में लेने में प्रॉब्लम, और हमारी बॉडी का 10% वेट लॉस हो जाएगा, फैटिग, ये सारी चीजें आपके शो हो जाएंगी। फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा। फिर आती है लास्ट स्टेज, एचआईवी इन्फेक्शन पूरी तरीके से बॉडी में फैल चुका होता है, राइट। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैप्सिसॉर्कोमा, इसके साथ और भी इन्फेक्शन हो सकता है हमारी बॉडी में। लास्ट स्टेज होती है, देयर इज नो ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव मेजर्स वही हैं, कोई क्योर तो है नहीं अपना, कोई दवाई वाई तो कुछ भी नहीं चलती है, बस यही है कि भाई ब्लड ग्रुप से थोड़ा सा बच के रहें, चेक वेक कराएं अच्छी तरीके से, एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी तरीके एचआईवी ट्रांसमिशन की, दूसरे की निडल, सिरिंज ना यूज करें, सेक्सुअल हैबिट्स में चेंज लाएं, तो ब्लड डोनेट करने से बचें, टूथब्रश, रेजर, अदर आर्टिकल्स नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक है। बिफोर रिसीविंग ब्लड यू विल हैव टू इंश्योर दैट एचआईवी इन्फेक्शन इज नॉट, राइट। एंड ब्लड डोनर्स का, organ donors of semen and growth hormone, patient undergoing hemodialysis, females, high risk group who are pregnant or contemplating pregnancy, बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है ना, इसलिए। डू यू नो में आप देख लीजिएगा, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 1987 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। रेड रिबन रे वर्ल्ड एड्स डे का यूनिवर्सल सिंबल माना जाता है। इंडिया में 4 एड्स रेफरेंस सेंटर्स हैं। एम्स एक तो न्यू दिल्ली में, एक पुणे में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वेलोर में है सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च ऑन वायरोलॉजी, और न्यू दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। एक नाको है, 1922 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू सेटअप हुआ था। इसका जो मेन एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूरी तरीके से एचआईवी से इन्फेक्शन है किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, किसी से रोक सकते हैं, इससे रिलेटेड है पूरा। गॉट इट। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे जगह से क्या पूछा जाएगा, द फर्स्ट टेस्ट इज एलिसा। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे। उसके बाद एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कभी कभी क्या है किसने टेस्ट कराया, एलिसा टेस्ट में नहीं आया, हो सकते हैं चांसेस, उसके लिए इसको कंफर्मेटरी टेस्ट कराना पड़ता है, वेस्टर्न ब्लॉट। हाई स्पेसिफिक टेस्ट है, इसमें किसी का अगर एलिसा टेस्ट में रिजल्ट नहीं मिल पाया है
तो कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट में तो डेफिनेटली उसको पता चल जाएगा दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नॉट। गॉट इट। ट्रीटमेंट कोई और तो कोई है नहीं है, बस आप लोगों से जितना बच सकते हैं। बाकी की कुछ थेरेपी होती है जैसे कि ERT, TDF, EVF, EFB, लैमिफ्लुडिन, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी का इसका कोई भी क्योर नहीं है। और ये थेरेपी भी कम काम करती है जो स्टार्टिंग स्टेज है, बस सेकेंड या फर्स्ट स्टेज है। थर्ड और फोर्थ स्टेज पे तो वो भी काम नहीं करती है। गॉट इट, राइट। इसके अलावा आप लोगों का यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पूरा छोड़ दीजिए, नोट इट। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है दैट इज एडोलसेंस। पहली बात तो ये, इस चैप्टर में कुछ भी कट नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है। एडोलसेंस का मतलब जानते हैं ना, जब हमारी बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज एडोलसेंस, यही बोला जाता है। एक्चुअली में ये जो एज होती है वो 10 से 19 के बीच में होती है। सबसे पहली बात, एडोलसेंस की एज कितनी होती है? 10 से 19 के बीच में। यहाँ पर पता है आप लोगों को क्या पूछेंगे? कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, नथिंग, सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि एज बता दीजिए एडोलसेंस की 10 से 19 के बीच में, जहां पर बच्चे की सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। गॉट इट। इसमें आप लोगों का मेच्योरिटी, मेंटल डेवलपमेंट, एडल्ट आइडेंटिटी, सोशियो इकोनॉमिक, इमोशनल डिपेंडेंस सब कुछ डेवलप हो जाता है। बाकी का यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो पूछना था बता दिया। उसके बाद स्टेजेस आ जाती हैं। एक्चुअली में ये जो स्टेजेस हैं आप लोगों की 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज। इसमें से कुछ भी लिखने के लिए नहीं आएगा, सिंपल आपको स्टेज डिफाइन करने के लिए दे देंगे। तो पहली स्टेज होती है यहाँ पर अर्ली पीरियड, अर्ली स्टेज, ये होती है 10 से 14 के बीच में, जहां पर बच्चों के सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक ग्रोथ रीचेस टू इट्स पीक, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, कॉन्क्रीट थिंकिंग, defining boundaries of independence, self-exploration, developing body image, development of intense friendship, seeking to counter instability, evaluation, ये सारे आ जाते हैं। मिडिल पीरियड होता है 15 से 17 का। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा कि जो अर्ली पीरियड होता है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, 5 लिख दीजिए। मिडिल पीरियड में कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है? सबसे पहली बात 95% एडल्ट स्टेज जो यही होता है। 95% जो बॉडी का, माइंड का जो भी डेवलपमेंट होना होता है वो इस एज में होता है। सारी चीजें वो आप देख सकते हो, जैसे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, रोमांटिक फैंटेसी, बिहेवियर कोड, ये सारी चीजें। लास्ट होता है लेट पीरियड, दैट इज 18 to 19 ईयर। ये आती है फिजिकल मैच्योरिटी, यानी कि अभी डेवलपमेंट हो गया, अब यहाँ पर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। थिंकिंग से लेकर, इंटेलेक्चुअल से लेकर, फंक्शनल आइडेंटिटी से लेकर, पीयर ग्रुप से लेकर, फैमिली रिलेशन, सारी चीजें आप लोग समझना स्टार्ट कर देते हो एज अ मैच्योर पर्सन। बट मैं ये नहीं कह रही कि 19 तक मैच्योर हो जाते हो, मैच्योर तो हम जिंदगी भर होते हैं, हर दिन हमें नया एक्सपीरियंस मिलता है किसी ना किसी से। क्या क्या चेंज होते हैं? फिजिकल चेंजेस, मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। फिजिकल चेंजेस में वही सब है देखो बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग होते हैं, लाइक मसल्स डेवलपमेंट, स्किन बिकम्स ऑयली, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म्स, चेस्ट हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, enlargement of penis and testes। गर्ल्स में बात करो तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वाइडनिंग ऑफ फेव, डेवलपमेंट ऑफ अंडर आर्म, प्यूबिक हेयर, enlargement of uterus and ovaries। सेक्सुअल डेवलपमेंट में वही सेक्सुअल डिजायर, मेच्योर ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इरेक्शन ऑफ पेनिस इन बॉयज, स्पर्म प्रोडक्शन, इजैकुलेशन, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड बहुत सारे सेक्सुअल बिहेवियर्स। इमोशनली बात करें तो खुद की अपनी आइडेंटिटी, फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, अटेंशन, बिहेवियर, इमोशनल, सारी की सारी चीजें। इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स लिखने के लिए आएंगी कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, नथिंग इज दैट, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन दिस टॉपिक। ओके, ऑलवेज रिमेंबर में आप लोग देख सकते हैं नथिंग इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ और एडोलेंस की बात करें, यहाँ पर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा, सिंपल आप लोगों को पूछेंगे मेंटल हेल्थ में क्या है, तो देखो कंफ्यूजन, इरिटेशन, मूडीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये तो हमें भी हो जाता है, आप तो फिर भी बच्चे हो। ओबेसिटी, एडिक्शन, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, राइट। मेंटल इलनेस की बात करें तो इंसोमेनिया, डिप्रेशन, लॉस ऑफ एनर्जी, बिहेवियर मैनिफेस्टेशन, साइकोलॉजिकल, किसी को साइको हो जाता है, पागल सा हो जाता है, हेलुसिनेशन, थिंकिंग प्रोसेस, डेल्यूशन, डिस्टर्बेंस, एल्जाइमर डिसीज हो जाती है, डिप्रेसिव साइकोस हो जाते हैं, ये सब मेंटल इलनेस में आ जाता है। और ये बहुत सारे आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ इलनेस लिखी हुई है कि एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस किस तरीके से आ सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना वो जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को डीपली। गॉट इट। इसका ट्रीटमेंट वही है कि अगर किसी को ये सारी चीजें हो गई है, किसी का एडिक्शन लग गया है, कोई ड्रग ड्रिंक करना इस तरीके से हो गया है, तो व्हाट शुड वी डू? सिंपल है, मतलब बच्चों के खुद के राइट्स होते हैं, ये बात ठीक है। तो WHO ने कुछ गाइडलाइंस मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम रिलीज किया है, इसमें कुछ गाइडलाइंस है
गाइडलाइंस में बताया जाता है कि हाँ बच्चों अगर इस चीज़ में फंस गए हैं तो उनसे कैसे बाहर निकाला जाए, ट्रीट किया जाए। बच्चों को पेरेंट के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, टीचर्स के साथ, तो बाहर आ सकते हैं। एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, किसी चीज़ की लत लग जाना। हर तरीके की होती है, अल्कोहल, ऑपिएट्स, कोकाइन, निकोटाइन, अदर बिहेवियर सच एज गैम्बलिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गॉट इट। इतना दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें से, क्योंकि कुछ आएगा नहीं, पूरा काट दीजिए, नथिंग इज इम्पोर्टेंट। कॉजेज पूछ सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग एडोलसेंस में, जो कॉजेज हैं सिंपल, अगर पेरेंट ढंग से मॉनिटरिंग या सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है अच्छा चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में, पोअरली डिफाइंड रूल्स है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट, अल्कोहल ड्रग यूज किया जाता है पेरेंटल में भी, तो बच्चे तो सीखेंगे। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ड्रग यूज, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ये सारी चीजें। मेथड्स में वही है, अवॉइड अंडर प्रेशर, ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड, सब लोग जानते हैं आप लोग। इसमें से बहुत ही कम आएगा, बहुत कम। आप लोगों को जो पहले पढ़ाया था ना कि डिसीजेस के सिम्टम्स, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, सबसे सब वो पूछा जाएगा, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता है। और ये अगर क्वेश्चन बनता भी है, इसे तो आप अपने तरीके से लिख के आइए, मैं कभी नहीं कहूंगी कि बुक में से करके जाइए, कि आप लोगों की बुक में जो लिखा हुआ है वो करके जाइए, बस उसका मीनिंग समझ लीजिए। इसका मीनिंग ये है, ये वो टॉपिक है, ये वो एक तरीके से आप लोग का पूरा समरी है, जिसे आप अपने आप लिख सकते हो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये पूरा कराने की भी जरूरत है, आप बस ये आप लोगों की अवेलेबल है तो हम करा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ड्रग एब्यूज में जानते हैं ना, ड्रग एब्यूज में क्या है, ड्रग्स और अल्कोहल का जो बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एजुकेशन गाइडेंस नहीं होती है, सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं इस चीज को, कि इसके क्या नुकसान है क्या नहीं है। एक ड्रग है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपिएट्स एंड कैनाबोनॉइड्स एंड एल्कलॉइड ऑफ कोका, ये ड्रग के नाम पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, सिर्फ इतना करिए, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी से लिख के आइए, अपनी मर्जी से लिख के आइए, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, बस समझने वाली चीज है। देखिए अगर आप लोगों को अपना सिलेबस कम करना है, बोर्ड ने तो वैसे भी कम कर रखा है इतना ज्यादा, अगर आपको अपने तरीके से यहाँ पर सिलेबस कम करना है तो क्या करना है, उन टॉपिक को काट दीजिए जो आप अपने दिमाग से लिख के आने वाले हो। ड्रग एब्यूज को आप अपने आप नहीं लिख सकते, मेथड्स कैसे करे जाए कंट्रोल ड्रग के लिए, ये आप अपने आप नहीं लिख सकते, या फिर कॉजेस हुए या फिर एडिक्शन हुआ, ये आप अपने आप नहीं लिख सकते। मैं तो कहूँगी पूरा काट दो। काटने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले जाओ, काटने का मतलब ये है कि उसको आप अपने माइंड से लिख के आओ, जहां माइंड से लिखोगे तो बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट। हाँ ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑपाइट्स की बात करें, ऑपाइट्स में आ सकता है, ये हमारे सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पहली बात तो इफेक्ट करता है। इसमें काफी सारी आ जाती है, हीरोइन जिसको हम लोग स्मैक भी बोलते हैं, केमिकली इसका नाम है डाइएस्टाइल मॉर्फाइन। ये पेपोवर सोमिनिफेरम प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ बॉडी। हो सकता है इसमें पूरा लिखने के लिए आ जाए, तो बुक से याद करिए, क्योंकि आपको इस चीज के बारे में तो पढ़ना जरूरी है। तो होती है कैनाबिनॉइड्स, कैनाबॉइड्स स्पेशली फॉर इनहेलेशन एंड इंजेक्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये आप लोग की इनफ्लोरेसेंस एंड द पार्ट्स ऑफ कैनबिस सैटिवा प्लांट से ली जाती है। मरिजुआना, हाशिश, चारास एंड गांजा, इसके काफी सारे प्लांट्स हैं, गांजा वगैरह सुना भी होगा। ये दिस इज द अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम कोको प्लांट, एराइथ्रोजाइलिन कोका। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपाइन को लेवल इंक्रीज कर देता है। ज्यादा डोजेस लेने से हैप्पीनेस, इरिटेबिलिटी, पैरानोया कुछ भी हो सकता है। एक होता है हेलुसिनोस, माइंड एक्सपेंडिंग ड्रग्स, हेलुसिनोजेंस, माइंड एक्सपेंडिंग ड्रग्स, ये भी एक तरीके से एल्कलॉइड्स है। ड्रे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। इसमें लाइसर्जिक एसिड, कैनाबिस, ये आप लोगों के हेलुसिनोजिक सब्सटेंसेस होते हैं। एंड एट्रोपा ब्लेंडा एंड धतूरा also have hallucinogenic properties. Hallucination are unreal perceptions of unreal object due to the disorder of nervous system. इसमें क्या है, hallucination, कितना hallucination करने हो गया है, मतलब रियल में नहीं हो रहा, लेकिन हम अपने माइंड में सोच रहे हैं तो ऐसा लगता है रियल में हो रहा है। This one, got it? Addiction and dependence, you know that? छोड़ दो, मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल छोड़ दीजिए। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, एडिक्शन क्या है, जिस चीज की लत लग गई, जिस चीज की लत लग गई फिर उससे अटैच हो जाते हैं इतना ज्यादा कि हमारी टेम्पररी फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स सब जुड़ जाती हैं, ना मिले तो दिक्कत, मिल जाए तो दिक्कत, डिपेंड हो जाते हैं एकदम, नहीं मिलती है तो पागल हो जाते हैं, लड़ना फिरना चोरी वोरी सब सीख जाते हैं। यही तो है, और क्या बताऊं इसमें, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है,
इनटेक, बस मतलब सारी चीजें छूट जाती हैं, बस एडिक्शन एडिक्शन एडिक्शन। गॉट इट। यहाँ से भी वही सब चीजें लिखी हुई हैं। आई डोंट थिंक इफेक्ट्स देख लीजिए। इफेक्ट्स में क्या है आप लोगों का, इफेक्ट्स में वही है, reckless behavior, vandalism, violence, coma, death, everything is possible, cerebral hemorrhage, heart failure, respiratory failure, everything is possible overdose लेने से। overdose लेने का तो सिंपल एक ही चीज है, डेथ हो जाना, नथिंग। ठीक है, काफी सारे वार्निंग साइंस भी आप लोगों ने अपने स्कूल्स, कॉलेज एंड पब्लिक जगह पर देखे होंगे, दैट प्लीज डोंट यूज दिस टाइप ऑफ ड्रग्स एंड बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखे ही होंगे। ये तो वही है, फ्रेंड फैमिली में चेंजेस आ जाते हैं, बस होना चाहिए। एंड दोज हु टेक इंट्रावेनसली आर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस B। बस यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर लीजिए। कोई अगर ड्रग्स इंट्रावेनसली बहुत ज्यादा समय पर लेता है निडल और सिरिंज के थ्रू, तो उसको HIV और हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। गॉट इट। इसके अलावा एडोलसेंस में जब बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो लॉस बैलेंस, लिवर क्राइसिस, पैनक्रेटिस, ये हो सकता है। ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एडल्टहुड में, तो क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम, लिवर। यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवर्सली इफेक्ट्स द फीटस। बस यहाँ से समझ लीजिए। इनहेंस परफॉर्मेंस हो जाती है, यानी कि आपका पूरा पूरा जो ध्यान है वो ड्रग में चला गया, परफॉर्मेंस तो इनहेंस हो जाएगी। साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स इंक्लूड मस्कुलाइजेशन। अगर फीमेल्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कंटिन्यूसली ली जा रही है तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स लिखने के लिए आ सकते हैं 2 से 3 मार्क्स में, लाइक मस्कुलाइजेशन, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस। सिम्टम्स लिखने के लिए आएंगे। मेल में बात करें तो एक्ने, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर ब्लैंडनेस, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और बहुत सारे ये परमानेंट रहते हैं। और इसके अलावा ये जो इफेक्ट्स हैं परमानेंट हो जाते हैं, फनी के टेम्पररी है। प्रिवेंशन कंट्रोल देखे जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग एडोलसेंट में जितना ज़्यादा ड्रग और एल्कोहल से बच सकते हैं उतना ज़्यादा बचिए, क्योंकि वो आपकी यंग एज होती है। कहते हैं ना, यंग एज में आपको जिस चीज़ की लत लग जाए फिर आप जिंदगी भर वही करते हैं। पेरेंट्स से टीचर से अपना स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। ठीक, पेरेंट्स और टीचर से आप लोग देख सकते हैं कि इस रिगार्ड में वो आपको किस तरीके से सजेस्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर का रिवीजन भी होता खत्म। यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को बताया इम्पोर्टेंट सारा है। आई एम नॉट सेइंग दैट पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट सारा है, बट द डिफरेंस इज दैट कि वो पार्ट है जहाँ इसे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। इसमें आप लोगों का कोई भी अलग तरीके से करने की जरूरत है ही नहीं। अब बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं खुद कह रही हूँ कि बुक में से बिल्कुल मत पढ़ के जाइए। जो यहाँ पे जो इतना बीच का मैंने टॉपिक कराया है एडोलसेंस, एडिक्शन और प्रिवेंशन कंट्रोल वाला, ये आप लोग अपनी समझ लेते हो, क्योंकि आप लोग खुद एडोलसेंस वाली एज पर हो, उस चीज को आप बेटर समझते हो रेदर देन बुक, राइट। तो बिल्कुल जो एक कहते हैं ना जो पढ़ने वाली चीज है, लाइक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, क्या है, वो पढ़िए। इसके अलावा इसका क्या कंट्रोल, क्या प्रिवेंशन है, क्या इफेक्ट्स हैं, ये आप अपने तरीके से लिख के आइए। एग्जामिनर ना आपका ये चेक नहीं करता कि आप कितना रट के आए हो बुक से, एग्जामिनर चेक करता है कि आपने बुक में से टॉपिक पढ़ा है तो आपने उसको समझा कितना है, और समझने के साथ फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में कैसे शो कर रहे हो। बुक एग्जामिनर को बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है, वो आपको चेक करता है कि आपने कितना समझा। समझ में आ गया। इसी के साथ इसी चैप्टर का भी आप लोगों का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 11 चैप्टर का जल्दी, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अच्छे से रिवाइज करते रहिए एंड तैयार रहिए, बोर्ड एग्जाम कभी भी हो सकते हैं आप लोग के। थैंक यू।